बच्चों ये आप बात तो आपको भी पता होगी कि आपका जो पूरा स्कूल है वो एक प्रॉपर सिस्टम से चलता है। मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं जो रूल्स बनाते हैं, पूरा स्कूल संभालते हैं। टीचर्स होती हैं जो आप सब बच्चों को पढ़ाती हैं। कुछ मॉनिटर्स होते हैं क्लास में जो क्लास में डिसिप्लिन फॉलो कराते हैं। और अगर कुछ रूल्स बनाए गए हो तो उनको फॉलो भी किया जाता है। और अगर ऐसा हो कि स्कूल में कोई रूल ही ना हो, कोई टाइम टेबल ही ना बनाए और कोई यही नहीं बता रहा है कि किसको क्या करना है, तो पूरा स्कूल गड़बड़ा जाएगा ना। तो सेम बच्चों ऐसे ही होता है हमारे देश में। हमारे देश को चलाने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जहां कोई रूल बनाए, को उनको लागू कराए और कोई ये देख रहा हो कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब हमारा जो ये सारा काम होता है ये पूरा पार्लियामेंट में होता है। अब इसी चीज को हम समझेंगे कि इसमें ये काम कैसे किया जाता है, कौन रूल्स बनाता है, कौन उसको फॉलो कराता है और कौन देखता है कि ये जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपका ये नया चैप्टर, जिसमें पहले हम चैप्टर का नेम ही समझ लेते हैं। नेम समझने से हमें पूरे चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका स्कूल ऐसे ही पूरा देश, ऐसे लेके चलेंगे तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां हमारे ये पूरे गवर्नमेंट चलती, रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट चलती है, इसमें एक लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है, कोई पर्सन तो होगा जो रूल्स बनाएगा, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। जैसे सब बच्चों को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है या असेंबली में टाइम से आना है, ठीक है, तो वो लॉज बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग रूल्स बनाते हैं, तो वो आते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी या लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉज बनाते हैं। अब लॉज बन गए मतलब जैसे आपके स्कूल में रूल्स बन गए, कोई तो ये देखेगा कि ये रूल्स फॉलो हुए या नहीं। मतलब अगर बोल दिया और उसको फॉलो नहीं किया तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई पर्सन होगा, कोई टीचर्स होंगी या हेड बॉय हेड गर्ल होंगे जो चेक करेंगे असेंबली में कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हो या नहीं, या असेंबली में टाइम से आ रहे हो, लेट तो नहीं हो। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट में भी चेक करना जरूरी है कि जो रूल्स बनाए हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो एग्जीक्यूटिव में यही आते हैं, ये क्या है, इंप्लीमेंट्री बॉडी, ठीक है। ये इंप्लीमेंट हो रही हैं, एक तो लॉ मेकिंग बॉडी और एक लॉ इंप्लीमेंट बॉडी। ये दोनों चीजें मिलके हमारी गवर्नमेंट बनाती हैं। अब इसमें कौन कौन आता है, लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं या एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, उनको हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे। एक छोटा सा ब्रीफ बता देते हैं। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में हमारे जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इनको हम डीपली पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। एग्जीक्यूटिव में आते हैं बच्चों हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सब के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। जैसे लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा मतलब हमारे प्रिंसिपल या टीचर्स हो गए जो रूल्स बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव जो उनको फॉलो करवा पा रहे हैं, जैसे मॉनिटर्स हैं या हेड बॉय हेड गर्ल हैं स्कूल के, वो चेक करते हैं, तो वो आ गए एग्जीक्यूटिव में। तो ऐसे ही हमारे देश में भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेड लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। ये लाइन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, जो संविधान है हमारा, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक मेड लॉयर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको लॉयर्स पढ़ रहे हैं या उसको कोर्ट में फॉलो कराया जा रहा है। वो है हमारा एक व्हीकल ऑफ लाइफ। व्हीकल ऑफ लाइफ है मतलब जैसे जब हमारा जो देश है जब आजाद हुआ था, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस टाइम पे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, गरीबी थी, अनएजुकेटेड थे लोग, है ना, बहुत सारी चीजें थी, बंटवारा था तो उसके दुख में थे लोग, मतलब इस टाइप से थे। और आज के टाइम में क्या है बच्चों, इंटरनेट आ चुका है, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं। तो टाइम के साथ
टाइम के साथ चेंजेस आए, हमारी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें चेंजेस आए। तो ये संविधान हमारा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको बना दिया और बहुत आगे तक उसी को ही फॉलो किया जाएगा। ये हमारी है कि अगर टाइम के साथ चेंजेस, मतलब एंड इट स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज, जैसे समय बदलता जाएगा, नई नई चीजें आती चली जाएंगी, तो रूल्स भी चेंज होंगे, मतलब कुछ लॉज और ऐड किए जाएंगे, तो अब फिर उनको भी देखा जाएगा कि वो फॉलो हो रहे हैं नहीं। तो ये अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था नवंबर 1949 में, ठीक है। मतलब असेंबलीज तो पहले से होने लगी थी, लागू हुआ था 1950 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं द बिग क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे, हम किस किस चीजों को समझने वाले हैं, किस किस जो जो क्वेश्चंस आपके मतलब इस चीज से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहे होंगे कि पार्लियामेंट बोला मैम ने, तो पार्लियामेंट क्या है, उसमें क्या होता है, क्या काम होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स के क्या काम होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा ये क्या होती है, इसको कौन चलाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते हम इन क्वेश्चन के आंसर भी जान पाएंगे। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is India's parliamentary system? क्या है इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड, और ये कैसे बना हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट आर द की फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के की फंक्शंस क्या क्या हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर अभी मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया था, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, क्या रोल है इनका, ये लोग क्या क्या कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, एक ही शब्द से समझना जाना, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटरी बॉडी, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज्ड एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। अब एक पूरा देश है, मतलब पूरा हमारा इंडिया है, उस लेवल पर भी काम होता है। अब इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मतलब इंडिया में स्टेट्स हैं। अब ऐसे नहीं है कि पूरी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है एक ही बनाए और उसको ही सब वही सबको देख ले, ऐसा नहीं हो पाता है। क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, टीचर्स के नीचे फिर मतलब टीचर्स क्या करते हैं, वो अकेले जैसे क्लास में नहीं है, जैसे पीरियड चेंज होते हैं तो वो इधर उधर जाते हैं, वो मॉनिटर बनाते हैं, या फिर स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल बनाए जाते हैं, कि मतलब हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट में भी होता है कि जो हमारे यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पर भी कोई चीज होगी जो वो मैनेज करेगी, उस स्टेट के सारे रूल्स को देखेगी, या जो भी प्रॉब्लम्स है वहां की वो देखेगी, और एक पूरा जो हमारा यूनियन लेवल होता है उसको देखते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे आपका स्कूल से भी ट्रिप्स जाते होंगे, तो ऐसे ही एक स्कूल है, क्लास ग्रेड स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा विश्वविद्यालय वर ऑन अ स्कूल ट्रिप टू दिल्ली। स्कूल ट्रिप पर गए वो दिल्ली में, क्लास 8 के स्टूडेंट है नालंदा विश्वविद्यालय के। उषा, सुखविंदर, अंजलि एंड जॉन एंड फरीदा वर स्पेशली एक्साइटेड टू विजिट द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको जैसे क्यूरियोसिटी होती है, कोई शब्द सुन लिया, कोई भी वर्ड सुना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ पार्लियामेंट्री हाउस या पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो आप कुछ बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि हम भी देखें क्या है, इसके बारे में पढ़ें, तो जहां से उनको चीजें कलेक्ट करने को मिलेंगी वो कलेक्ट करेंगे। तो वो दिल्ली गए, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे, वो स्पेशली एक्साइटेड थे न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग देखने के लिए। तो अब क्या हुआ, वो बिल्डिंग देखने गए, तो अब एक बच्ची कहती है ये बिल्डिंग है, ठीक है, पार्लियामेंट्री हाउस की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, इट इज नॉट अ स्क्वायर और राउंड, ये ना तो स्क्वायर है ना राउंड है, इट इज लाइक अ सॉफ्ट ट्राइंगल। ये कैसी दिख रही है, अपने टीचर से कहती है ये तो स्क्वायर नहीं है, राउंड भी नहीं है, ये तो एक सॉफ्ट ट्राइंगल जैसी दिख रही है, ये रहा ट्राइंगल जैसी शो हो रही है। टीचर्स बताती हैं द थ्री साइडेड डिजाइन रिफ्लेक्ट बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस। जो टीचर्स कहती है कि जो 3 साइड डिजाइन है ये बैलेंस दिखाता है, इंक्लूसिविटी दिखाता है। इंक्लूसिविटी मतलब होता है बच्चों सबको साथ लेके चलना, समावेशी मतलब सबको एक साथ लेके चलना, और पर्पस की इनका कोई उद्देश्य है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड ग्रीन कंस्ट्रक्शन कटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय 30%। ये क्या, इट ऑल्सो यूजेस ग्रीन कंस्ट्रक्शन, ये इन्होंने यूज किया है ग्रीन कंस्ट्रक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी को 30% तक कम करता है, कट करता है। आगे चलते हैं। अब वो लोग अंदर गए, अंदर क्या था बच्चों, पूरा डिजाइन था, कार्विंग हो रखी थी, पिकॉक्स की, लोटस की, बहुत सारी चीजों की पिक्चर्स बनी थी। इनसाइड दे सॉ वॉल्स डेकोरेटेड विद कार्विंग्स, उन्होंने अंदर वॉल देखी कि बहुत सारी
जैसे चीजें वॉल पर पेंटिंग या नक्काशी हो रखी थी, जैसे पिकॉक बन रहे थे, लोटस ट्रिबल आर्ट हो रही थी, टेम्पल पैटर्न थे और फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स थी, ऐसे बना हुआ था। तो बच्चे देख के कह रहे थे इट फील्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ इंडिया। ये कैसा दिख रहा है, ये तो म्यूजियम जैसा दिख रहा है इंडिया के। द अशोका एम्बलम, फिर उन्हें देखा अशोका एम्बलम, एक लड़की बोलती है ये द अशोका एम्बलम, दिस न्यू बिल्डिंग हाउस सो मेनी एंशिएंट सिंबल। इस नई बिल्डिंग में, अब ये देखा है एक जो बच्चा है, सुखविंदर नाम था शायद इसका, वो बोलता है कि ये नई बिल्डिंग हाउस में तो, जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें तो बहुत सारे एंशिएंट सिंबल बने हुए हैं। तो टीचर्स कहती है एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी मस्ट लुक अहेड बट नेवर फॉरगेट इट्स रूट। मतलब आगे तो चलते जा रहे हैं लेकिन अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी जो है मस्ट लुक अहेड, आगे वो देख रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन अपने रूट से जुड़ी हुई है, सब चीज को उसने अपने अंदर समावेश कर रखा है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बच्चों, जब आजादी मिली इंडिया को तो ये एक दो दिन की स्ट्रगल नहीं थी, एक दो दिन का काम नहीं था, बहुत सारे इयर्स लगे थे, स्ट्रगल हुई थी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। तो ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, द कॉलोनियल ईरा ऑफ इंडिया। उसमें हम देख के आए थे कि कैसे हमें आजादी मिली, हमारे देश को आजादी मिली। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे, मतलब सबसे पहला जो बड़ा स्टेप जो लिया गया वो लिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना। और उन संविधान में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी उसको कौन चलाएगा, उसको कौन चलाएगा, हमारे जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वही गवर्नमेंट चलाएंगे। कैसे, तो आइए पढ़ लेते हैं उसको भी। इंडियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद का देखते हैं। इंडियाज इंडिपेंडेंस कम आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड ग्रेट सेक्रीफाइसेस। जो इंडिया को जो फ्रीडम मिली वो बहुत सारे इयर्स की स्ट्रगल थी और बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े थे। सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया कुड नाउ मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न। अब जो इंडिया के, जो फ्री इंडिया के सिटीजन थे, उनको पूरा हक था कि वो ये अपने डिसीजन ले पाए कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है कैसे चलेगी। वो लोग यही चाहते थे कि अब हम किसी के रूल में काम नहीं करेंगे, अब हम अपना रूल बनाएंगे, अपनी रूल बनाएंगे। तो जो सबसे पहला बिग स्टेप जो लिया गया वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का 1949 टू 50 में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन गया? हमारे जो नेशन का फाउंडेशन बन गया। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज लिखी गई थी। द इट इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, हम पढ़ के आए हैं कि क्या था इसमें बच्चों, कि जो हमारी एवरी अडल्ट सिटीजन हैड राइट टू वोट, हर किसी को वोट देने का हक है, वही वोट देके चुनेगा कि हम किसको नेता बनाएंगे, किसको जिताएंगे, और वही हमारी गवर्नमेंट चलाएगा। तो हर किसी को हक है। अब उसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, कास्ट कोई भी हो, रिलीजन या वेल्थ किसी के पास हो नहीं हो, उसको हक है वोट देने का। इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन डेमोक्रेसी। अब इसने इंश्योर किया, अब जब हर कोई वोट दे पा रहा था, हर कोई वोट दे पाएगा, तो ये होगा कि हर किसी जो पर्सन है उसकी जो वोट का वैल्यू होगी, चाहे वो पढ़ा लिखा है, मतलब कास्ट, रिलीजन, जेंडर कोई भी हो। तो इसने इंश्योर किया इक्वल पार्टिसिपेशन का डेमोक्रेसी में, हर किसी का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। अब नेक्स्ट है द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बच्चों, एक पार्लियामेंट को समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। पार्लियामेंट बहुत बड़ी क्लासरूम है। पार्लियामेंट एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए, क्या चीज फॉलो होनी चाहिए, क्या रूल बनने चाहिए, या पुराने रूल्स को कैसे बदला जाए, क्या रूल्स बदलकर होने चाहिए। मतलब अब पार्लियामेंट जो संसद होती है, इसमें 2 हाउस होते हैं, ठीक है, 2 हाउस होते हैं, 2 लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वो लोग होते हैं जिनको हम चुनकर, डायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं वो चुनकर भेजते हैं, और राज्यसभा में वो लोग होते हैं इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, मतलब एमएलए और एमपीज द्वारा, ये लोग उनको चुनते हैं। तो आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। द पार्लियामेंट, द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो लोग जाते हैं लोकसभा। लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम सिटीजन्स ही चुनते हैं। द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है इन रिप्रेजेंटेटिव का, वही गवर्नमेंट बनाता है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट क्या है, मैंने क्या बताया था, ये पार्लियामेंट आता है बच्चों लेजिस्लेचर में। अब लेजिस्लेचर क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, पार्लियामेंट कौन,
लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। इट कंट्रोल एंड गाइड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये कंट्रोल करती है और गाइड करती है गवर्नमेंट के काम को कि क्या रूल्स बनने चाहिए, क्या रूल्स चेंज होने चाहिए, ये सब काम करती है। मीनिंग द गवर्नमेंट वर्क विद पीपल्स कंसेंट। अब जो हम लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है वही लोग ये देख रहे हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, तो मतलब गवर्नमेंट हमारे हिसाब से चल रही है। इंडिया हैज हैड 17 लोकसभा सो फार एंड द 18th लोकसभा वाज फॉर्म्ड इन जून 2024। जो इंडिया में 17 लोकसभा थी और 18 लोकसभा कब फॉर्म हुई, जून 2024 में। यहां देख लीजिए बच्चों, ये ओल्ड पार्लियामेंट है, नाउ कॉल्ड संसद, संविधान सदन, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है। और ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको संसद भवन बोला जाता है, जिसमें अभी आपने पिक्चर में देखा कि बच्चे घूमकर आए थे। अब ये दोनों बिल्डिंग है, ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 1920 में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट देयर फॉर इट्स, यहाँ पर जो असेंबली है वो मतलब जो मीटिंग्स होती थी वो की जाती थी। अब ये न्यू दिल्ली में है, वॉज कंस्ट्रक्टेड अकोमोडेट द ग्रोइंग नीड ऑफ इंक्लूडिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये बनाई गई है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। चलते हैं आगे, कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। अभी 2 हाउस तो मैंने आपको बताए थे, लोकसभा और राज्यसभा, और एक होते हैं द प्रेसिडेंट। 3 क्या होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं। द प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है, और एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम ही लोग चुनकर भेजते हैं, या लोअर हाउस बोला जाता है। राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट है, या फिर इसको अपर हाउस बोला जाता है। दिस 2 हाउस सिस्टम इज कॉल्ड द बायकैमरल सिस्टम। इसको बायकैमरल बोला जाता है, बाय मतलब 2, कैमरल मतलब चैम्बर्स या हाउस। इसको बायकैमरल इसलिए बोला जाता है कि इसमें 2 हाउस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसके 3 पार्ट होते हैं, इसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, ठीक है, संसद का हमारा ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, लोअर हाउस के बारे में। यहां पर हम पहले लोकसभा के बारे में जानेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, हम लोग ही उनको चुनकर भेजते हैं। और कहाँ ये लिखा हुआ है, ये जो रूल बुक में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है, किसमें, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में, मतलब हर 18 प्लस को वोट देने का अधिकार है। पहले 21 प्लस था, 21 या उससे ज्यादा के जो लोग होते थे वो वोट दे पाते थे, फिर बाद में ये 18 प्लस कर दिया गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है लोकसभा में 550। इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम ही लोग चुनते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया के लोगों को। कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल, अगर ये हमें लोगों को रिप्रेजेंट करती है तो इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, अपर हाउस। अब लोकसभा के बारे में तो आपको समझ में आ गया कि हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, हमारे चुने हुए लोग ही बैठते हैं और वही लोग डिसाइड करते हैं। अब राज्यसभा को देख लेते हैं। मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पर जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इसमें एमपीज और एमएलएस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 5 में कि यहाँ पर इनको राज्यसभा में कौन से मेंबर होते हैं, कितने परसेंट क्या कौन से लोग वोट कर पाते हैं। इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट, जो हमारे स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है। द नंबर ऑफ सीट फॉर ईच स्टेट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब यहाँ पर तो 550 फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है, ईच स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन कितनी है, उस पर नंबर ऑफ सीट डिपेंड करती है। यहाँ पर ये बनाया गया है लोकसभा चैम्बर इन द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। यहाँ पर ये है लोकसभा चैम्बर बना है, यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। और ये है अ व्यू ऑफ द चैम्बर ऑफ द राज्यसभा टेकन फ्रॉम द प्रेस गैलरी, मतलब प्रेस गैलरी ने ये फोटो लिया है। ये राज्यसभा की मीटिंग जहां बैठ के होती है, और ये लोकसभा की मीटिंग्स जहां होती हैं, जो हमारे न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में बनाई गई हैं। तो आपको अगर स्कूल की तरफ से या मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा, इसमें देखिएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब छोटा सा रिमेंबर, मतलब लोकसभा डायरेक्टली इलेक्शन बाय द सिटीजन, यहाँ डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, जो सिटीजन हम लोग इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, और वही लोग हम लोग चुन के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को
वो मिलके लोकसभा बनाते हैं। राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमएलएज, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एमएलएज के द्वारा, वही लोग वोट कर पाते हैं, वही लोग इलेक्ट कर पाते हैं। पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर बोथ पीपल एंड स्टेट हैव अ वॉइस इन पार्लियामेंट। पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इंश्योर करती है बोथ जो लोगों को या स्टेट को जो पार्लियामेंट में वॉइस इन पार्लियामेंट। रूट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब रूट के बारे में भी जान लेते हैं। रूट्स क्या थी, कहां से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि एक इंसान बैठा और उसने बना दिया, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, किसी जो कंट्री का कुछ अच्छा लगा वहां से कुछ चीज ली, तो ये सारी चीजें बहुत टाइम बैठ के चीजें क्या हुई, डिसाइड हुई, और उसके बाद हमारी जो ये है रूल बुक बनी। तो रूट क्या है, ग्लोबल एंड इंडियन इंस्पिरेशन मिली बहुत सारी कंट्रीज से, तो वैसे मिलके ये बुक बनी। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंस्पिरेशन बहुत सारी कंट्रीज से ली, लेकिन स्पेशली किससे ली, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से इसने इंस्पिरेशन मिली। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी केम मेनली फ्रॉम ब्रिटेन। जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो आइडिया है बच्चों, वो मेनली आया कहां से, ब्रिटेन से। कहां से आया, ब्रिटेन से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशंस, our freedom fighter and constitution makers also had practical experience of working in Britain colonial governance। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था वर्किंग इन ब्रिटिश कॉलोनी। जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था तो उनको उस टाइम में काम करने का भी एक्सपीरियंस था। इवन दो इट वाज लिमिटेड, इट गिव देम एन आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए था, लेकिन फिर भी इस चीज ने उनको आइडिया दिया हमारे जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने का, उसको बनाने का। दे ऑल्सो रिमेंबर्ड इंडियाज एंशिएंट रिपब्लिक्स, जो महाजनपद होती थी या विलेज पंचायत होती थी या राजा महाराजाओं के टाइम पे जो जनपद और महाजनपद का ऐसी चीजें थी, तो ये उनको एंशिएंट अपनी चीजें भी याद थी, पुरानी चीजें भी याद थी। तो इनकी वजह से भी, इनसे भी उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, चीजें कैसे मैनेज करनी चाहिए। द विलेज पंचायत सिस्टम वर एल्डर टू कलेक्टिव डिसीजन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ इंडिया। मतलब पंचायत में क्या होता है, सबकी बात सुनी जाती है, पंच बैठते हैं, और ये सारी चीजों से भी उन्हें क्या मिली, इंस्पिरेशन मिली, या फिर मोटिवेशन मिला, या फिर उनको समझ लीजिए कि उनको आइडिया मिला कि कैसे कैसे होनी चाहिए। आगे देखते हैं, वाई इंडिया चूजा बाय कैमरल सिस्टम। इंडिया ने बाय कैमरल सिस्टम ही क्यों चुना, दो चैम्बर ही क्यों चुने, एक ही भी बना सकते थे, एक ही भी बना के काम कर सकते थे, तो क्या रीजन था कि उन्होंने दो चुने। इस चीज के बारे में भी पहले एक था, फिर मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीजें हुई। ऐसा ये एक दिन का काम नहीं था, बहुत सारा टाइम लग के, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के डिबेट्स होती थी। इन सारी चीजों को देखते हुए जब जाके ये चीजें फॉलो हुई। अब देखते हैं बाय कैमरल सिस्टम क्यों था। डिबेट ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पर भी डिबेट होती थी। आपने डिबेट तो अपने स्कूल में देखी होगी या आपने पार्टिसिपेट किया होगा। क्या होता है उसमें कि अपनी अपनी चीजें रखी जाती हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखे जाते हैं। बाय फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर लॉन्ग डिसीजंस ऑन वेदर इंडिया शुड हैव 1 or 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट। जब बनाया जा रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो बहुत सारी डिबेट थी, बहुत सारे लॉन्ग डिसीजंस डिस्कशन हुए, बहुत सारी चीजें बोली गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें एक हाउस होना चाहिए या 2 हाउस होने चाहिए। इट वाज डिसाइडेड दैट 1 सिंगल हाउस ओनली लोकसभा, पहले लोकसभा के बारे में बात थी कि खाली लोकसभा बना दें, लोग इलेक्ट करें और वही पूरे जो इंडिया है उसको देखें, पूरी कंट्री को देखें। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि एक सिंगल हाउस ये इनएडिक्वेट होगा, मतलब ये पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, अलग अलग चीजें, अलग अलग बहुत सारे स्टेट है, तो इन सब चीजों को खाली लोकसभा नहीं देख पाएगा। वुड बी इनएडिक्वेट टू रिप्रेजेंट ऑल रीजंस एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे लोगों की चीजों को वो मैनेज नहीं कर पाएगा, इसलिए 2 हाउस बने, बाय कैमरल सिस्टम हुआ। नीड ऑफ सेकंड हाउस, राज्यसभा की जरूरत कैसे पड़ी, मतलब ये तो बोल दिया कि एक हाउस पूरा नहीं पड़ेगा, राज्यसभा कैसे बना। To maintain the spirit of federalism, a council of state Rajya Sabha was created.
अब इसमें फेडरलिज्म का मतलब होता है बच्चों जो पावर को शेयर करना, एक ही पर्सन पे पूरी पावर नहीं आ जाना। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं आपके स्कूल के कि कब छुट्टी होगी, कब एग्जाम्स होंगे, कब एग्जाम डेट रखी जाएंगी, ये सब। और छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं वो आपकी क्लास टीचर भी ले लेती हैं। जो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में आके आपकी जो प्रिंसिपल है वो डिसीजन ले रही है, आपके टीचर्स डिसीजन लेती है कि मॉनिटर किसको बनाना है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। तो ये जो शेयर क्या है, जहां पर पावर शेयर होती है तो उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। ये टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म अ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा वाज क्रिएटेड, इसीलिए ये राज्यसभा बनाई गई। इट्स कंपोजिशन एंड इलेक्शन प्रोसेस वर मेड डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। इसका जो कॉम्पोजिशन था, इलेक्शन प्रोसेस था, वो बिल्कुल अलग था लोकसभा से, ये एंश्योर करने के लिए स्टेट के कैसे बनी, मतलब स्टेट लेवल पर कैसे थी, एक यूनियन लेवल पर थी और एक स्टेट लेवल पर थी। तो उसको एंश्योर करने के लिए राज्यसभा गिव्स अ वॉइस टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो राज्यसभा है वो वॉइस देती है एक स्टेट और या यूनियन टेरिटरी को, वाइल लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली। लोकसभा लोगों को डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करती है कि लोगों का क्या, लोगों को किस चीज की जरूरत है, उसको क्या चीज चाहिए, या फिर जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, ये सब चीजें, ये जो वॉइस होती है वो लोकसभा की, जो हमारी अपनी वॉइस होती है। और जो राज्यसभा जो होती है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देखती है। अब मैंने बताया था जैसे आपको फेडरलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म क्या था बच्चों, सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड, सिस्टम जहां पावर शेयर की गई किस किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या लोकल बॉडीज में। इट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन नेशनल यूनिटी एंड लोकल इंटरेस्ट, ये दोनों चीज को बैलेंस करती है। लोकसभा वाले लोग नॉर्मल लोगों को, जो सिटीजन्स हैं उनको, उनकी वॉइस बोलते हैं, उनके बारे में बताते हैं, है ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो राज्यसभा है वो पूरे स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को करती है। तो ये इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड द एग्जीक्यूटिव। फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है, तो सबसे पहले आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, आपके स्कूल में, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, आपके स्कूल में कोई डिबेट होती है, ठीक है, तो अगर सब एक साथ ही बोलने लगे तो किसी के समझ में कुछ आएगा नहीं ना। तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मैनेज कर पाए, जो देख पाए कि पहले कौन बोल रहा है, किसको बोलना चाहिए, मतलब ऐसा एक पर्सन चाहिए। ऐसे ही हमारे पार्लियामेंट में होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ईच हाउस हैज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू कंडक्ट सेशन स्मूथली एंड मेंटेन ऑर्डर। ऐसे ही हर जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन सब में क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं सेशंस को और ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं, या जो रूल्स हैं जो उनको मेंटेन करते हैं कि कोई ऐसे अफरा तफरी ना हो, देख पाए। तो लोकसभा में वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और इनको कौन इलेक्ट करता है, स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है, जो मेंबर्स है लोकसभा के, वो। इजीली समझ में आ गया होगा कि आपके स्कूल में जैसे डिबेट्स होती है तो एक ऐसा हेड बॉय या हेड गर्ल रखा जाता है कि जो देख पाए कि ऐसे नहीं है कि सब एक साथ बोल रहे हैं, सबको अपना अपना टर्न मिलेगा, अपना अपना जो इनकी टर्न आएगी तभी बोलना है। जो रूल्स को कंडक्ट करा, मतलब सेशन को कंडक्ट कराता है या मेंटेन करता है रूल्स को, तो उसको लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं। कंडक्ट डिबेट्स, ये कंडक्ट करता है डिबेट्स को। अलाउ मेंबर्स टू स्पीक, मेंबर्स किसको बोलना है, कब बोलना है, वो उनको अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि किसी का मन कर रहा है कभी भी बोल रहा है। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। एंश्योर रूल्स आर फॉलोड, और ये देखता है कि जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। तो एक पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको हम लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं। और राज्यसभा में क्या बोलते हैं, कौन होता है वो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, लोकसभा में उसका नाम होता है स्पीकर और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ये कैसे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं जो एज अ चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरपर्सन के जैसे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर
हमने क्या लिया, टू मेन फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के वो देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन है हमारा, जो लेजिस्लेटिव नाम सुनते ही लॉ मेकिंग, जो मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री, जो कंट्री के लिए लॉ बनाता है। और एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, एंश्योरिंग लॉ आर इंप्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड प्रॉपरली, कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए और उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो ये दो मेन फंक्शन है पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब एक संगोल एक चीज के बारे में डिफाइन करते हैं, संगोल द सिंबल ऑफ राइटियस पावर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, ये संगोल एक गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर कैरेमलियन स्टफ है, ऐसा कुछ, ये ऐसे स्टिक है जिसके ऊपर ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर नंदी बने हुए हैं, ऐसा कुछ सिंबल है। इट वॉज हैंडेड ओवर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, को हैंड ओवर किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। कब? ऑन 14 अगस्त 1947 को, मार्किंग द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिपेंडेंस। ये क्या मार्क करता है कि जो पावर है, जो ट्रांसफर कर दिया पावर को इंडिपेंडेंस की तरफ। मीनिंग क्या है इसका? द सिंगोल स्टैंड फॉर धर्म, ये किसको स्टैंड करता है? धर्म को, मतलब हर चीज सही से फॉलो की जाए, गलत उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, या जस्टिस को स्टैंड करता है। इट वाज अ ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ चोला पीरियड इन साउथ इंडिया, ये ट्रेडिशन आया कहां से? चोला पीरियड, साउथ इंडिया से। व्हेन अ न्यू रूलर वाज गिवन अ संगोल एज अ रिमाइंडर दैट पावर मस्ट ऑलवेज बी गाइडेड बाय जस्टिस एंड मोरालिटी, मतलब ये दिया जाता था रूलर्स को, वहां के रूलर्स को दिया जाता था जब कोई नया रूलर बनता था, कि ये रिमाइंडर था कि आपको अगर पावर मिली है तो आप उसको पूरे जस्टिस और मोरालिटी से फॉलो करें और इसको, मतलब इस चीज को फॉलो करें। एट द टॉप ऑफ द सिंगोल सिट नंदी, यहाँ पर ऊपर नंदी बैठे हैं। द सेक्रेड बुल सिंबलाइज ट्रुथ, फेयरनेस और जस्टिस, ये सिंबलाइज करते हैं ट्रुथ को, फेयरनेस को, जस्टिस को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग क्या है, मॉडर्न सिग्निफिकेंस हमारा। टुडे द संगोल इज, अब कहां पर है ये बच्चों रिपीट हो गया, ये पूरा रिपीट है पीछे का, तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं मॉडर्न सिग्निफिकेंस। आज भी ये दिया रखा हुआ है, टुडे द संगोल इज प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स चेयर एट द न्यू लोकसभा। न्यू लोकसभा में जो स्पीकर की चेयर होती है उसके पास ये रखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट द आइडिया दैट दोज हु गवर्न मस्ट ऑलवेज एक्ट द ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड धर्म। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो मतलब जिस किसी की भी गवर्नमेंट आए, उसको हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना है, फेयरनेस के साथ और जस्टिस के साथ, धर्म के साथ, ये सब इस सब के साथ काम करना है। अब लोकसभा है, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन सर्विस इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री हाउस में ट्रांसलेशन की भी सिस्टम है कि किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना जिससे कि वो सब लोगों को समझ में आए। मेकिंग पार्लियामेंट एसेसिबल फॉर ऑल, ये किस लिए किया गया कि जो पार्लियामेंट है वो सबके लिए एसेसिबल हो, मतलब सबको सब चीज समझ में आनी चाहिए। टू मेक पार्लियामेंट्री डिस्कशन अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन, ये किस लिए किया गया कि जो भी डिस्कशन हो वो सब किसी को समझ में आए। ट्रांसलेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, बहुत सारी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, सब बहुत सारी मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेशन सर्विस दी गई। अर्लियर पहले क्या था कि इन सबका एक साथ अनुवाद था 12 लैंग्वेजेस का, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु। रिसेंटली 6 मोर लैंग्वेज, अब 6 और लैंग्वेज और ऐड की गई है इसमें ट्रांसलेशन सर्विस में। कौन कौन सी है बच्चों? वो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। अब टोटल 18 लैंग्वेजेस हैं एंड मोर विल बी एडेड इन द फ्यूचर, और भी ऐड होने की चांसेस है फ्यूचर में। दिस एंश्योर दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट फुल्ली एंड कॉन्फिडेंटली इन डिस्कशन। ये एंश्योर करता है कि इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, अब चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, वो पार्टिसिपेट कर पाए पूरे कॉन्फिडेंटली। अगर किसी को समझ में ही नहीं आएगा, किसी ने दूसरी लैंग्वेज में बोला और उसको समझ ही नहीं आया, तो उसका क्या मतलब है, उसको पता ही नहीं चला क्या रूल बोला, क्या चीज बोली गई, तो कॉन्फिडेंटली और फुल्ली वो पार्टिसिपेट कर पाए डिस्कशन में, इसलिए ये चीज फॉलो की जाने लगी थी।
की जाती हैं। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? एग्जीक्यूटिव नाम सुनते ही लॉ इम्प्लीमेंटरी बॉडी, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस वाली जो चीजें हैं उसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन लोग इंक्लूड हैं? द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट में लॉ बन गए, एक बार लॉ बन गए, अब उनको इंप्लीमेंट करना किसका काम है? इसमें इंक्लूड होते हैं बच्चों द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो चूज किए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नया नाम आया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते हैं। क्या आया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चूज किए जाते हैं दोनों हाउसेस के एमपीज के द्वारा। दे आर कलेक्टिवली responsible to the Lok Sabha. That means the government must have the confidence to the Lok Sabha to stay in power. ये क्या करते हैं? ये government must have the confidence of the लोक सभा stay in power, मतलब लोक सभा पावर में रहे, क्योंकि जो सिटीजन की आवाज है, जो सिटीजन की वॉइस है, वो तो हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही देखते हैं, वही बताते हैं, तो ये पावर में रहे, इसके कॉन्फिडेंस में। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख लेते हैं पार्लियामेंट के। मेन आइडिया क्या है? लेट अस नाउ डिस्कस द टू कीज रोल्स ऑफ पार्लियामेंट। दो मेन रोल है, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्री एंड अकाउंटेबिलिटी फंक्शंस। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मेन ड्यूटीज ऑफ पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफाइन करता है पार्लियामेंट की मेन ड्यूटी क्या है, विच आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन हेड्स। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उनको पढ़ लेते हैं। तो आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। अब इसका क्या काम होता है? एंश्योरिंग लॉ एंड एक्शन फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एंश्योर करता है कि जो भी लॉ या जो भी एक्शन किए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। एक एग्जांपल से इसको भी देख लेते हैं कि जैसे स्कूल की कोई रूल बुक होती है, उसमें रूल्स लिखे होते हैं कि असेंबली का टाइमिंग ये है, छुट्टी का टाइमिंग ये है, लंच टाइमिंग ये है। तो कौन उसको एंश्योर करना कि ये सारे जो डेली एक्टिविटी हो रही है, असेंबली हो रही है, लंच ब्रेक हो रहा है, ये उस रूल बुक के हिसाब से हो रहा है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के ये चेक करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है या नहीं। लॉ मेकिंग, अब सेकंड है लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट का एक ये फंक्शन होता है कि मेकिंग न्यू लॉज एंड अमेंडिंग ओल्ड वन। नए लॉज बनाना या फिर जो पुराने लॉज हैं उनको एक्सचेंज करना, मतलब उनको अमेंड करना, ओल्ड वन को नई तरीके से उसको रिन्यू करना। जैसे अब हम एक एग्जांपल इसको ले सकते हैं कि स्कूल में पहले फोन अलाउड नहीं थे, लेकिन क्या एक ऐसा टाइम आया कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस दी गई, तो वहां स्कूल में क्या बोल दिया गया, आप फोन का यूज कर सकते हैं लेकिन एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर पुराने जो रूल है उनको चेंज किया गया, अमेंड किया गया। द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है बच्चों? कीपिंग अ चेक ऑन द गवर्नमेंट वर्क। ये चेक करते हैं पार्लियामेंट में की जो मेन ड्यूटी होती है, ये चेक करना भी होती है कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, जो पैसा आ रहा है या कहीं भी पैसा लग रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, वो उस पर उसको चेक करना, ये पार्लियामेंट का काम होता है, गवर्नमेंट के काम को चेक करना। द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? जो नॉर्मल पब्लिक होती है उन्हीं से आता है, टैक्सेस लेते हैं और बहुत सारी तरीके से ये जो हमारा आम जनता का ही पैसा होता है। तो इसको चेक करना कि ये जो भी पैसा आ रहा है ये सही जगह पर खर्च हो रहा है या फिर इसका मिसयूज हो रहा है, ये सब उसको देखना होता है कि पैसा आया, कहां से आया और कहां गया। ये सब भी इस चीज को भी मैनेज करना होता है। मैनेजिंग एंड अप्रूविंग हाउ पब्लिक मनी इज स्पेंड। पब्लिक मनी है, कैसे स्पेंड हो रही है, पब्लिक के लिए कैसे क्या क्या यूज हो रहा है उसका, ये सारी चीज का भी काम होता है। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इन चारों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इनका डीप देख लेते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या होता है, मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन आर दोज ड्यूटीज दैट हेल्प प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन क्या है बच्चों? ये वो ड्यूटीज है जो हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने में या अपहोल्ड करने में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी उसकी वैल्यू है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं या उसको होल्ड करती हैं। की फंक्शन क्या है, की कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन देख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब हमारे प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किसमें आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में आता है। ये भी पार्लियामेंट की ही ड्यूटी होती है। कैसे कैसे इनका प्रोसेस होता है, कैसे इनका इलेक्शन होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन लॉ एंड आर्टिकल नीड चेंज, जब किसी लॉ को चेंजेस की जरूरत है या उसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ चेंज की जरूरत है, तो उसको भी करना, अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी इसी ड्यूटी में आता है। अपहोल्डिंग कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सच एज, कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वो कौन कौन सी है, पहली देखते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, अब एवरीवन अबव 18 कैन वोट, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हर 18 साल से प्लस जो पर्सन है, अडल्ट है, उसको वोट देने का अधिकार है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेपरेशन करना, हर किसी की पावर अलग अलग होती है। अब मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इंप्लीमेंट्री। अब जुडिशरी क्या होता है, जो भी लॉज है, जो भी हमारे लॉ बने हैं, यहाँ लॉ बनाए गए, उनको इंप्लीमेंट करना। फिर वो इंप्लीमेंट अगर उनको कोई फॉलो नहीं करता है, उनको यूज नहीं करता है, उनको फॉलो नहीं करता है लॉज को, तो जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है उसको पनिशमेंट देना। मतलब ये जो रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करने वाले, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि रूल बना दिए लेकिन नहीं फॉलो हुए, तो कुछ अगर नहीं करेंगे तो किसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कोर्ट होता है, वकील होते हैं, आपके जज होते हैं, ये सब इसी जुडिशरी में आते हैं, जो सब ये चेक करते हैं कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट है। आप देख लेते हैं स्कूल में भी आपके ऐसा होता है कि पहले अगर रूल्स बनते हैं तो उसको टीचर्स या प्रिंसिपल्स या हेड बॉय हेड गर्ल चेक करते हैं कि वो रूल फॉलो हुए या नहीं, और अगर रूल फॉलो नहीं होते हैं तो उसको आप टीचर्स के पास ले जाते हैं, प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं और उसको पनिशमेंट दिलवाते हैं। सेम वही प्रोसेस है, बहुत ही इजी चीजें सारी है अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो। फेडरलिज्म क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल की अलग चीजें होती हैं और स्टेट में अलग, तो उसकी जो उसको बैलेंस करना, उस पावर को बैलेंस करना, ये काम होता है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थ्रू लॉ एंड पॉलिसीज। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जैसे इक्वालिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सबको इंश्योर करना। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब जैसे अगर गरीबी है तो उसको दूर करना, एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, ये इंश्योर करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लॉ मेकिंग फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब लॉ मेकिंग से भी समझ में आ रहा है कि लॉज बनाना जो क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो कैसे कैसे इसको फॉलो करती है, इस पर काम करती है, कैसे लॉ बनाती है, वो देखते हैं। One of the main responsibility of the parliament is to make laws for the country. Laws बनाए गए हैं, वो किसने बनाए, पार्लियामेंट ने। अब ये सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की, हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाना। अब कैसे लॉ बनता है, एक बिल होता है, वो एक्ट बनता है, लॉ बनता है, कैसे, इसका प्रोसेस देखते हैं। अ बिल इज अ ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर अ न्यू लॉ। जब भी कोई भी एक नया लॉ बनाना होता है, उसके लिए पहले जैसे कोई भी बात की जाती है, ड्राफ्ट प्रपोजल रखा जाता है, उस बात को रखा जाता है, बोला जाता है। इसको मैं आपके स्कूल से भी कनेक्ट करूंगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर बीइंग डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड पास्ड बाय द बोथ हाउस, ड्राफ्ट प्रपोजल हुआ। अब उसको पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट के हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक हाउस में उसको डिस्कस किया गया, उस पर डिबेट होती है, ठीक है। फिर उसको दूसरे हाउस में जैसे लोकसभा में उसको पास किया गया, वोट हुई, उसको ज्यादा वोट मिली, अगर वो वहां पास हो गया तो फिर वो दूसरे उसमें हाउस में जाता है, लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में हो गया तो लोकसभा में, फिर वहां फिर से वही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को पूरा देखेंगे कि कैसे बनेगा, फिर वहां पे सेम प्रोसेस होता है, फिर तब जाके वो लॉ बनता है, जब वो दोनों हाउस में पास हो जाता है। और उसके बाद भी जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं,
तब वो लॉ बनता है, ठीक है। इट बिकम्स एन एक्ट व्हेन इट रिसीव द प्रेसिडेंट असेस। कब वो लॉ बनता है, कब वो एक्ट बनता है? इट बिकम्स एन एक्ट, जब वो एक्ट कब बनता है? जब वो प्रेसिडेंट के, मैंने आपको बताया दोनों हाउस से पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट के साइन उस पर बहुत जरूरी होते हैं। प्रोसेस देख लेते हैं बिल से एक्ट बनने में। तो पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसे? इंट्रोडक्शन पहले मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि अगर जैसे आपकी मैम ने आपके क्लास में आके बोला कि सैटरडे को आपको होमवर्क नहीं करके लाना है, मतलब सैटरडे को आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, या फिर ये चीज बोली। अब उसको बोला गया, कैसे, क्या किया? उसको इंट्रोड्यूस कराया गया आपके बच्चों में। अब बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि मैम सैटरडे को काम नहीं देंगी, लेकिन कुछ पढ़ंतु बच्चे भी होते हैं जो डिसएग्री करेंगे कि नहीं, सैटरडे के बाद तो संडे होता है, हमारे पास तो टाइम होता है, हम तो कर सकते हैं, हम तो पढ़ेंगे, हमें तो ज्यादा काम चाहिए, ठीक है। तो कुछ उसके साइड में होंगे और कुछ उसके अगेंस्ट भी होंगे, तो डिबेट होगी, ठीक है। उसको डिबेट करने के बाद फिर जैसे दूसरी क्लास में भेजा जाएगा, फिर टीचर्स के आपस में डिस्कशन होंगे। ऐसे करने के बाद जब वो पास हो जाएगा, जब ज्यादा वोट मिल जाएंगे, अब फिर वो पास हो गया, ठीक है। अब वो जाएगा प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल अगर उस पर साइन कर देंगी तो उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसे करके सेम यही होता है इंट्रोडक्शन। बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस करा गया। किसी के दिमाग में कोई चीज आई कि हमें ये करना है, मतलब किसी भी एमपी के या एमएलए के, तो वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। उसको रीड किया जाता है। एमपीज रीड और डिस्कस द बिल डिटेल्स। एमपीज उसको रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं उसको डिटेल्स में कि क्या क्या इसके फायदे होंगे। अब सैटरडे को काम होमवर्क नहीं मिला तो क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, दोनों चीज हो सकती है ना। तो वो डिटेल्स में उसको डिस्कस करते हैं। अर्लियर इट वाज रीड अलाउड, पहले उसको तेजी से पढ़ा जाता है। कमेटी का रिव्यू आता है, ठीक है। सेंड टू अ स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिटेल स्टडी एंड सजेशंस, उसको एक कमेटी में भेजा जाता है। अब डिसिप्लिन, या आपके स्कूल में भी कोई कमेटी होती होगी, डिसिप्लिन कमेटी अलग होती है, होमवर्क, मतलब बहुत सारे स्कूल में अलग अलग चीजें टीम की तरह काम करती है, तो वो कमेटी के रिव्यू के लिए भेजा जाता है। जैसे टीचर्स के ऊपर क्या होते हैं, जो और भी हेड होते हैं उनके पास भेजा गया, जैसे इसी टाइप से कमेटी में रिव्यू के लिए भेजा जाता है। सेंड टू अ स्टैंडिंग कमेटी, उसके डिटेल्स स्टडी के लिए और सजेशन के लिए। कंसिडरेशन एंड वोटिंग, फिर क्या होता है, डिस्कस किया जाता है और वोट दी जाती है हाउस में, मतलब सब लोग उसके ऊपर वोट देते हैं। फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, अदर हाउस। सेम प्रोसेस रिपीट इन द सेकेंड हाउस। जो पूरा प्रोसेस यहां से यहां तक हुआ, उसको इंट्रोड्यूस करना, फिर रीड करना, फिर कमेटी का रिव्यू, फिर वोटिंग। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट असेंट। आफ्टर अप्रूवल, दोनों हाउस में अप्रूव हो गया, द बिल बिकम एन एक्ट। अब बिल एक्ट बन गया और प्रेसिडेंट के असेस के बाद, उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन, द न्यू लॉ इज ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब साइन हो गया तो वो गैजेट में नोटिफिकेशन, गैजेट मतलब जब वो नया जो लॉ है वो ऑफिशियली पब्लिश्ड हो जाए, मतलब पब्लिक उसको यूज करने लगे, उसका इस्तेमाल करने लगे। जैसे सैटरडे को होमवर्क नहीं, अगर वो प्रिंसिपल ने भी साइन कर दिया और उसको फॉलो किया जाने लगे, तो वहां पर वो ऑफिशियली पब्लिश्ड हो गया। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी हुआ था 2009 में। बॉर्न फ्रॉम द आइडिया टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ये कैसे आइडिया है, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में लिखा गया है, डिबेट हुई ईयर्स तक, बहुत फाइनली पास्ड इन 2009 में इसको ये पास हुआ एंड इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। इसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरे इंडिया में, राइट टू एजुकेशन एक्ट को। ये एग्जाम्पल दिया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी 2009। ओरिजिन क्या था इसका, रूटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब किसी के तो दिमाग में आया होगा कि हर बच्चे को फ्री शिक्षा, मतलब फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो यही सेम प्रोसेस वही हुआ होगा कि इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको रीड किया, फिर डिस्कशन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकिंग बिकम अ फंडामेंटल राइट थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एडिंग आर्टिकल 21A। मतलब कब बिकम अ फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट बन गया कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, मतलब संशोधन, मतलब किसी चीज को उसको उसमें अमेंडमेंट करना, उसको संशोधन करना, उसको एक नया रूप देना। इसमें ये आर्टिकल ऐड हुआ था, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जिसमें फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन। इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, इंट्रोड्यूस एज अ बिल इन राज्यसभा 2008।
इंट्रोड्यूस किया गया इस बिल को राज्यसभा में 2008 में, पास इन लोकसभा, फिर वो लोकसभा में पास हुआ एंड गॉट प्रेसिडेंशियल एसेट इन अगस्त 2009। अगस्त 2009 में उसको प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। ये किसने, इसकी क्या इनका पर्पस था कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इम्पैक्ट क्या हुआ, लीगल राइट टू एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, ये एक लीगल राइट मिला कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बच्चों को फ्री शिक्षा देनी है तो नए स्कूल चाहिए, टीचर्स चाहिए, उन सबका क्या हुआ, डेवलप किए गए, उनको स्कूल बनाए गए। फ्री बुक्स प्रोवाइड की गई, यूनिफॉर्म, अब बच्चे पढ़ने आएंगे तो किससे पढ़ेंगे, पढ़ाई तो फ्री कर दी, तो उनके लिए फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म और जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए गए। तो ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यहां समझ में आ गया होगा आपको कि वो बिल कैसे एक्ट बना, फिर वो लॉ बन गया। फ्रॉम बिल टू एक्ट, द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट। अब इसको चार्ट से समझ लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इंट्रोड्यूस किया गया, देन रीडिंग ऑफ द बिल, उसकी रीडिंग हुई, रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, उसको किसके लिए, टेक कंसिडरेशन और पासिंग के लिए, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट वोटेड। अब स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक करके उसको डिस्कस किया गया, उसमें वोट किए गए, मतलब वोट दिए गए बिल्स के लिए। प्रोसेस रिपीटेड इन अदर हाउस, सेम प्रोसेस दूसरे हाउस में भी रिपीट किया गया। प्रेसिडेंशियल असेंट हुआ और गैजेट नोटिफिकेशन हुआ। ऑल एक्ट बिल में नॉट बी रेफर टू कमेटी, हर बिल कमेटी तक नहीं पहुंचता क्योंकि बहुत सारे बिल का डिस्कशन होके वहीं पर ही उसको क्या करते हैं, डिस्कशन में ही उसको खत्म कर देते हैं कि वो पास नहीं होता, बहुत लोग नहीं मानते। तो हर एक्ट ऐसे नहीं, हर बिल ऐसे नहीं होता है कि जो वो एक्ट बन पाए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, the prime minister and the council of minister from the union executive। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, लॉ इंप्लीमेंट्री बॉडी। अब लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, अलग अलग फूड और हेल्थ, ये सब अलग मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अपने अपने काम होते हैं। तो ये सब हमारे लॉ इंप्लीमेंट्री बॉडी में आते हैं, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्शन एंड डिस्कशन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में अपने सारे एक्शन और डिस्कशन के लिए, मतलब इनको जवाब देना पड़ता है कि इन्होंने कुछ किया, पैसे लगाए, क्या किया, मतलब जो भी काम किया, ये जवाबदेह होते हैं अपने लोकसभा में, ठीक है। दे आर अकाउंटेबल थ्रू वेरियस मैकेनिज्म एंड ऑफ पार्लियामेंट दैट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस। अब जब कुछ काम करे हैं तो एमपीज या एमएलए इनसे क्वेश्चंस, पार्लियामेंट में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर ये रूल बना है तो उसको फॉलो किया या नहीं किया, अगर नहीं फॉलो किया तो क्यों नहीं किया, इनको जवाब देना पड़ता है। सेम वैसे ही जैसे आप, अगर मैम आपसे बोलती हैं कि आपको अटेंडेंस लेनी है या होमवर्क चेक करना है, तो वो पूछती हैं कि आपने अटेंडेंस सही से ली या नहीं ली तो क्यों नहीं ली, होमवर्क चेक किया या नहीं किया। तो सेम वैसे ही यहाँ पर ये चेक करने के लिए बैठे होते हैं। मेन रोल क्या होता है इन एग्जीक्यूटिव का, इंप्लीमेंट एंड एनफोर्सिंग लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट ने लॉज बना दिए उनको इंप्लीमेंट कराना और श्योर करना कि ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं या नहीं। मैनेजिंग डे टू डे गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नेंस को डे टू डे मैनेज करना। अब बन गए तो वो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। आंसरेबल टू लोकसभा, आंसरेबल होते हैं लोकसभा में, क्वेश्चंस आर होते हैं, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एमपीज क्वेश्चन मिनिस्टर्स अबाउट देयर वर्क एंड पॉलिसीज, एमपीज जो होते हैं वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन कर सकते हैं उनके काम के लिए और उनकी पॉलिसीज के लिए। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, एग्जामाइन मिनिस्टर्स रिपोर्ट डिस्कशन एंड स्पेंडिंग, एग्जामाइन करती है मिनिस्टर्स की रिपोर्ट या जो भी डिस्कशन होता है या जो भी उन्होंने स्पेंडिंग की होती है उसके ऊपर। डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं, इसमें अलाउ होते हैं एमपीज टू एक्सप्रेस व्यू एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यहां तक का हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स है इसमें, एग्जांपल से देख लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू, जैसे अभी हमने पढ़ा था हेल्थ एंड आयुष के ऊपर, आयुष की जो फुल फॉर्म है
इसको आप कमेंट में लिखिएगा, आयुष की फुल फॉर्म, आयुर्वेद, योगा, इसको कंप्लीट आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं आपका आंसर चेक करूंगी कि ठीक किया है नहीं। कमेटी इन्वॉल्व होती है इसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सब्जेक्ट रिव्यू किया जाता है कोलोकेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल्स, पीएच मतलब हर हॉस्पिटल में आयुष की फैसिलिटी होनी चाहिए, पीएचईज, सीएचसीज और डीएचएस। रिकमेंडेशन, स्टेट यूटी शुड क्रिएट सेपरेट आयुष डिपार्टमेंट फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन। अब लोगों को आयुष क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए, तो उनका काम था कि हर स्टेट और हर यूटीज में ये आयुष डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिससे लोग इसका अच्छे से फायदा उठा पाए। गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई था, पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पब्लिक की हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट 24 स्टेट एंड यूटी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आयुष। 24 स्टेट और यूटीज ने आयुष ऑलरेडी बना चुके हैं, डायरेक्टरेट आफ्टर एनकरेजमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एनकरेजमेंट के बाद 24 स्टेट और यूटीज ये जो आयुष है वो हेल्थ केयर सेंटर्स बना चुके हैं। दे शो हाउ मिनिस्टर्स मस्ट एक्सप्लेन एंड रिपोर्ट देयर प्रोग्रेस और टू पार्लियामेंट। अब ये चीज थी कि ये काम करना है, ठीक है, अब ये बोल दिया गया, लेकिन चेक कौन करेगा, तो ये चेक करने के लिए भी मिनिस्टर से पूछा गया, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी थी कि 24 स्टेट और यूटीज में ये बन चुका है, ये फॉलो हो रहा है। हम देखते हैं पोइट्री एंड ह्यूमर्स इन द पार्लियामेंट। अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट है तो एकदम सीरियस ही चलेंगी, जैसे आपकी क्लास है, ऐसा नहीं है कि मैम हर टाइम एकदम स्ट्रिक्ट मूड में होंगी, कभी कभी मैम एकदम फनी मूड में होती है, ठीक है, तो वहां पोइट्री भी चलती है, तो ऐसे ही पार्लियामेंट में पोइट्री भी चलती है, ह्यूमर्स भी चलते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ऑलवेज सीरियस, हमेशा वो सीरियस नहीं होते, ठीक है। इज ऑफन शो केसेस विथ पोइट्री एंड ह्यूमर्स टू एक्सप्रेस आइडिया एंड इमोशन। अब ये कभी कभी अपने जो आइडियाज हैं, अपने इमोशंस हैं, इन सबको दिखाने के लिए पोइट्री भी बोल देते हैं, और बहुत सारे मतलब ह्यूमर्स भी बोल देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्ड्स इन द पार्लियामेंट 2025, ये 2025 का एग्जाम्पल है। While presenting the Union Budget 2025-26, श्रीमती निर्मला सीतारमण कुट तिरुकुरल, यहाँ पर जब प्रेजेंट हो रहा था यूनियन बजट 2025-26, तो निर्मला सीतारमण ने एक सेंटेंस बोला था। अब ये उन्होंने उस लैंग्वेज में बोला था, तो इसको पढ़ना थोड़ा वनों की वलुम, तो इस टाइप से इसका मतलब देख लेते हैं। जस्ट एज बीइंग लिव एक्सपेक्टिंग रेन, जैसे कि किसी पर्सन को रेन की एक्सपेक्टेशन रहती है, रेन की जरूरत रहती है। सिटीजन लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस, ऐसे ही सिटीजन्स को भी अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है, उसको एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक और इस क्वेट की वजह से जो पूरे हाउस में बहुत तालियां बजने लगी। ऐसे एक एग्जाम्पल है डिबेट में 2011 का एग्जाम्पल है कि सुषमा स्वराज ने एक सेंटेंस बोला था, एक कविता बोली थी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ऐसे करके कुछ बोला था। तो उसके ऊपर भी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन्होंने रिप्लाई किया था ग्रेसफुली कि मन की बात, मतलब ऐसे तू इधर उधर की बात ना कर, पॉइंट पर, मतलब मेन जो मुद्दा है उस पर आओ, ऐसे करके कुछ सेंटेंस था। आप अपनी बुक में इसको पूरा रीड करिएगा। तो मनमोहन सिंह ने उसका ही ऐसे ही पोएम में जवाब दिया था कि, मतलब शायरी में जवाब दिया था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, इस टाइप से इन्होंने आंसर किया था। द एक्सचेंज रिफ्लेक्टेड रेस्पेक्टफुल डिबेट, क्रिएटिविटी एंड लाइट हार्टेड स्पिरिट इन द पार्लियामेंट। इस चीज से मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट हाउस में भी क्या होता है कि रेस्पेक्टफुल डिबेट्स होती हैं, क्रिएटिविटी होती है और हंसी मजाक चलता रहता है। अब ये आयुष के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो ऐसे बिल पास होता है, ऐसे दिया जाता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये पूरा उसी के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे क्या क्या चीजें फॉलो हुई और रिजल्ट क्या था कि सेपरेट आयुष डायरेक्टरेट नाउ एग्जिस्ट इन 24 स्टेट एंड यूटीज। 24 स्टेट और यूटीज में अप्लाई हो गए। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसको देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फंड जो आता है वो सिटीजन, नॉर्मल जो पब्लिक है उनसे आता है, उसको यूज कैसे किया जाता है। पार्लियामेंट एंश्योर द गवर्नमेंट स्पेंड पब्लिक मनी प्रॉपरली, पार्लियामेंट ये भी एंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है, कौन,
जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इस जो पब्लिक की मनी है उसको प्रॉपरली स्पेंड कर रहे हैं या नहीं, एंड ओनली फॉर द पर्पस अप्रूव्ड बाय द नेशंस रिप्रेजेंटेटिव्स। की रोल क्या है पार्लियामेंट के फाइनेंस में? अप्रूव द एनुअल बजट, अप्रूव करते हैं एनुअल बजट को, डिसाइड हाउ गवर्नमेंट विल अर्न एंड स्पेंड मनी, कैसे मनी आई और कैसे उन्होंने स्पेंड करना है ये डिसाइड करना है, करते हैं। मॉनिटर एक्सपेंडिचर, मॉनिटर करते हैं, चेक इफ मिनिस्ट्रीज आर यूजिंग फंड करेक्टली, ये देखना कि मिनिस्टर्स जो है उस फंड को करेक्टली यूज कर रहे हैं या नहीं। स्कूल बनाने के लिए फंड दिया है तो वो स्कूल में लग रहा है, एजुकेशन के लिए दिया है या रोड के लिए दिया है तो वो सही जगह पर लग रहा है या नहीं। रिव्यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो डिस्कशन डिबेट एंड कमेटीज, डिस्कशन के द्वारा ये जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको रिव्यू किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। सीक्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन why, how much and where money is being used, क्वेश्चन कर सकती है पार्लियामेंट की जो मनी है वो क्यों, कहां और कितनी यूज हुई, कहां आपने स्पेंड किया, कितना यूज किया और कैसे यूज किया। थिंक अबाउट इट, लेट्स एक्सप्लोर में है व्हाई डज पार्लियामेंट कीप एन आई ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्यों आए रखती है, क्यों देखती रहती है पार्लियामेंट गवर्नमेंट के खर्चे पर? बिकॉज द मनी बिलोंग टू द पीपल, क्योंकि जो पैसे आए वो कहां से आए? पीपल से आए, जो लोग हम जो नॉर्मल जनता है वो टैक्स देती है वहां से पैसा गया। इट कम्स फ्रॉम टैक्सेस पेड बाय सिटीजन, जो टैक्स सिटीजन पेड करते हैं वहां से ये पैसा पहुंचा। तो सो पार्लियामेंट्स जॉब इज मेक श्योर द गवर्नमेंट स्पेंड वाइजली, फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली, मतलब ये श्योर करता है कि पार्लियामेंट की जो जॉब है ये इंश्योर करना कि जो पैसे आए हैं वो अच्छे से यूज हो, फेयरली और ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पैसे का घपला नहीं हो। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव मींस दोज हु इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स, ये शायद रिपीट हो गया है। इट इंक्लूड्स द, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इंश्योर करती है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी होती है, इंप्लीमेंट करना और एनफोर्स करना जो भी लॉ है या जो भी गवर्नमेंट चला रही है। तो ये इसके रोल को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पार्ट 5 चैप्टर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिड यू नो द पार्लियामेंट फंक्शन आर लिस्टेड इन चैप्टर 2, मतलब ये बताया गया है कि जो चैप्टर 2 है आफ्टर द एग्जीक्यूटिव, जो दिस शो हाउ क्लोजली पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव वर्क टुगेदर टू रन अ कंट्री। पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है वो ये चेक कर रही है कि जो चीजें फॉलो हो रही है वो सही से नहीं हो रही है या नहीं, एग्जीक्यूटिव वो उनको इंप्लीमेंट करा रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर आपस में काम अच्छे से करते हैं और कंट्री को अच्छे से चलाते हैं। अब आते हैं हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इनके द पोजीशन एंड द रोल, इनका क्या पोजीशन है और क्या इनका रोल होता है वो देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या होता है? स्टेट का हेड होता है बच्चों, द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब नॉमिनल हेड है मतलब ये इनको क्या होता है कि इनको पूरा हक नहीं होता काम करने का, जो पूरा देश चलाते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, लेकिन इनके साइन जब तक नहीं होंगे तो तब तक वो बिल पास नहीं होता, वो लॉ नहीं बनता। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन द एक्चुअल गवर्नमेंट। जो हमारी एक्चुअल गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर चलाते हैं, बट इन द प्रेसिडेंट्स नेम, लेकिन नेम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, नाम उनका चलता है लेकिन चलाते कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उनके साइन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट हर चीज के लिए, मतलब किससे कुछ भी अपनी चीज है तो काम है, लॉस है, इन सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो काम होता है। मतलब मेन साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, लेकिन काम पूरा कौन कर रहा होता है, कौन गवर्नमेंट को चला रहा होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेन फंक्शन क्या क्या है प्रेसिडेंट के वो देख लेते हैं। ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को, अदर मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करके अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। समन्स एंड प्रोग्रेस स्टार्ट एंड एंड द पार्लियामेंट सेशन। अब जो पार्लियामेंट के सेशन है वो कब शुरू होंगे, अगर उसमें बीच में स्टॉपेज या ब्रेक लेना है वो, और कब उसको एंड करना है, ये सब किसकी ड्यूटी होती है, किसके अंडर होता है? प्रेसिडेंट के अंदर। ये बिल्स को असेंट करते हैं, पास करते हैं पार्लियामेंट में लॉज बनने से पहले, मतलब लॉ बनने के लिए उनको प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत होती है। रिप्रेजेंट इंडिया एट ऑफिशियल
सेरेमोनियल फंक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी परेड, इन सब चीज में ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। एक्ट ऑन एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कैसे एक्ट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही ये एक्ट करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है इनकी? स्पेशल सिचुएशन में क्या क्या पावर होती हैं? कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। द प्रेसिडेंट कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, जिसमें प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सी जो स्पेशल सिचुएशन है? जैसे व्हेन नो पार्टी गेट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, तब ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रेटरी पावर, इसको डिस्क्रेटरी पावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। द प्राइम मिनिस्टर पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियाज गवर्नमेंट। जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इंप्लीमेंट्री बॉडी जो इंप्लीमेंट करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द वन हु एक्चुअली रन द कंट्री, जो एक मेन पर्सन जो हमारी कंट्री को चलाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन और इन द लोकसभा। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, किसके रूप में? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। जो भी मतलब जो मेजॉरिटी होती है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, जिसकी मेजॉरिटी होती है। द प्राइम मिनिस्टर वर्क विद द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं किसके सपोर्ट में? जो भी मेजॉरिटी होती है एमपीज की लोकसभा में। मेन फंक्शन क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? लीड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं उनको लीड करना। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन की मैटर्स, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कुछ भी जो की मैटर्स होते हैं उन पर। कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के वर्क के साथ। शेप नेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, शेप देते हैं नेशन को, पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को। सिंपल वर्ड में अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो मिनिस्टर्स को लीड करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और देश के लिए डिसीजन लेते हैं। मतलब हमारे देश के लिए जो मेन डिसीजन लेते हैं वो हमारे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। इसमें 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। टुगेदर दे रन द गवर्नमेंट एंड आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सारे मिलकर ये एक गवर्नमेंट बनाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को जवाब देने के लिए। मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स और एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे ये कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी आते हैं और डिप्टी मिनिस्टर में उनके मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके नीचे इनके अंडर काम करते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स इनके अंडर काम करते हैं। तो ये सारी टीम मिलकर काम करती है। मोस्ट बिल एंड पॉलिसीज पार्लियामेंट, जो ज्यादातर बिल्स होते हैं वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस करती है। सिविल सर्वेंट और हेल्प देम इम्प्लीमेंट लॉ एंड इंश्योर स्मूथिंग वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। जो सिविल सर्वेंट हैं उनको हेल्प करते हैं जो भी लॉज है और ये सब इंश्योर करने में कि जो सारे लॉज है वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1956 में रेलवे मिनिस्टर्स लाल बहादुर शास्त्री थे, उस टाइम उन्होंने रिजाइन कर दिया एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद। जबकि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि अगर मैं इस चीज का मिनिस्टर हूं, रेलवे मिनिस्टर हूं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो पहले तो उनको रिजिग्नेशन लेटर लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उनको रिजाइन देने दिया, मतलब वो उनका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया। दो ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, ही टुक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि उनकी गलती नहीं थी लेकिन उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस चीज की। दिस शो एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। आगे देखते हैं बच्चों, ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। 1956 में एक रेलवे का इंसिडेंट हुआ था। क्या? 1956 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री, जब उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री रेलवे के मिनिस्टर से। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि
डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन शास्त्री ने ये बिलीव किया कि अगर मैं मिनिस्टर हूं तो मुझे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये चेक करना चाहिए था, मतलब मेरे उसमें मेरी लीडरशिप में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा चीज क्यों हुई। ही ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना रेजिग्नेशन दे दिया। नेहरू इनिशियली रिफ्यूज, पहले उन्होंने रिफ्यूज किया, बट शास्त्री जी ने इंसिस्ट किया एंड हिज रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड। बाद में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। इसका लेसन क्या मिलता है? ट्रू लीडरशिप मींस अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इवन व्हेन वन इज नॉट पर्सनली एट फॉल्ट। मतलब उनकी पर्सनली फॉल्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे होते हुए ऐसा क्यों हुआ, मैं उसको लीड कर रहा था। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये मैंने चार्ट से ही समझाया, आपकी बुक में है, आप इसको बुक में देखिएगा, क्योंकि हमें ऐसे टेबल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम की डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। कुछ की डिफरेंस जानने बहुत जरूरी है। द फॉलोइंग ब्रीफली टेबल ब्रीफली समराइज द डिस्टिंक्शंस। देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन में लेजिस्लेटिव क्या होता है? द पार्लियामेंट्री ऑफ द इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। जो पार्लियामेंट है इंडिया की, वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है ऑफ द कंट्री, कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं बच्चों? पार्लियामेंट में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में अब ये लेजिस्लेचर की बात की थी मैंने। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग, ठीक है। लॉ मेकिंग में हमारे प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं बच्चों, आप बताइएगा। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उनको हेड कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट का नाम दोनों में क्यों आया? क्योंकि वो यहाँ पर भी एक मेन रोल प्ले कर रहे थे और यहाँ पर भी उनके सिग्नेचर की वैल्यू थी, ठीक है। सिग्नेचर की वैल्यू के सिग्नेचर किए बिना, उनके अप्रूव किए बिना काम नहीं होता। मेन रोल यहाँ पर किसका होता है? मेन रोल क्या है इसका लेजिस्लेचर का? मेकिंग लॉ एंड ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाते हैं और जो एग्जीक्यूटिव, जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम है, कौन सी? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। इसमें वाइस प्रेसिडेंट और उनका भी काम देखना कि वो सही से कर रहे हैं या नहीं। और एग्जीक्यूटिव के क्या मेन रोल होता है? एनफोर्सिंग द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं, ये लॉ बन के यहाँ आ गए, ये एनफोर्स करना, ये उन रूल को फॉलो कराना, जो लॉ बन के आए हैं उनको फॉलो कराना इनका काम होता है। फंक्शन क्या होते हैं? कैन इंट्रोड्यूस सम बिल इन द पार्लियामेंट। ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। Most of the bill are introduced in the executive in the parliament. Most of the bill कहाँ introduce होते हैं? Executive in the parliament. Keep a check on the activities of the executive by asking question and seeking explanation. अब इन सब चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों। ये एक चेक आई रखते हैं उस पर, जो भी एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव की जो भी काम होता है उस पर नजर रखते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। उसका एक्सप्लेनेशन उनको चाहिए होता है। अब इसमें एग्जीक्यूटिव की क्या होती है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब जब इन्होंने क्वेश्चन पूछे तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर देना पड़ेगा। एंड एक्सप्लेनेशन टू द लेजिस्लेचर ऑन इट्स डिस्कशन एंड एक्शन। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी उनके एक्शन होंगे, उसका आंसर करना। एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर पर। कौन? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इंक्लूडिंग कॉलिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब sanction all government related expenses, prepare and implement the budget approval by the parliament। अब बिल कहां से पास होता है? बिल हमारे यहाँ इधर से, और जो पास हुआ है अप्रूव्ड बिल जो है उसको, बजट को क्या किया उन्होंने? प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उस बजट को? कैसे पार्लियामेंट से जो क्या हो के आया है, अप्रूव हो के आया है। कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। कंसल्ट करते हैं अलग अलग डिफरेंट जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होते हैं। कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन डे टू डे मैटर्स। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं डे टू डे मैटर पर, और मे कंसल्ट कमेटी व्हेन रिक्वायर्ड। और जब कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है तब उसकी हेल्प भी लेते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम द ज्यूडिशरी रोल ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब रूल बन गए, इंप्लीमेंट
करवा दिए गए। अब उसको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके प्रिंसिपल ने रूल बना दिए, ठीक है, टीचर्स ने आके इंप्लीमेंट करा दिए, टीचर्स को प्रिंसिपल ने रूल बुक में रूल लिख के दे दिए, टीचर्स ने इंप्लीमेंट करा दिए। अब उस रूल्स को कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा है या कौन कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना, ये चेक करना। अगर उसने नहीं किया, उस रूल के अगेंस्ट गया तो उसको पनिशमेंट देना किसका काम होता है, टीचर्स का या प्रिंसिपल का, ठीक है। तो वही काम हमारी जुडिशरी करती है, चेक करना और बैलेंस करना। जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट एंड applies laws. It function through a system of court. इसका फंक्शन कैसे, जो आपने कोर्ट सुना है, ठीक है, फ्रॉम लोकल कंट्रीज टू द सुप्रीम कोर्ट। लोकल कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये यहाँ पर काम होता है। द जुडिशरी एंश्योर दैट डेमोक्रेसी एंड जस्टिस आर मेंटेन इन सोसाइटी। ये जुडिशरी ही एंश्योर करती है कि जो भी न्याय हो, मतलब जो भी गलत काम हो उसके लिए न्याय दिया जाए, ठीक है, जस्टिस हो, ये सब हमारी सोसाइटी में मेंटेन रहे, ये काम करती है हमारी जुडिशरी। अब इसका की रोल भी देख लेते हैं। इंटरप्रेट लॉ, एक्सप्लेन व्हाट द लॉ मीन्स इन रियल लाइफ केस। एक्सप्लेन करती है कि लॉ का क्या मतलब होता है हमारे रियल लाइफ में, लॉज जो बनाए गए उसको रियल लाइफ में कैसे फॉलो करना है। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। अब लोगों के बीच में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैटर्स पर होते हैं, तो उनको डिस्प्यूट करना, जो और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, लोगों के और कुछ जैसे ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत सारे क्या होते हैं कि जैसे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं निकलती या फिर कुछ भी घपला होता है, तो जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सारे कोर्ट में ही जाकर रिजॉल्व होते हैं, बात रखी जाती है ना। सेफगार्ड फंडामेंटल राइट, एंश्योर नो वन राइट आर वायलेटेड। किसी का भी जो हक है उसको ना छीना जाए, ये भी एंश्योर करते हैं। चेक मिस यूज ऑफ पावर, अगर किसी के पास अपनी पावर है तो उसका मिस यूज नहीं कर रहा हो, ये भी मेक श्योर दैट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेजिस्लेचर भी है और लॉ बना रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। वो जो रूल बुक है हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो उस रूल बुक में वो चीज है या नहीं, ये भी इंश्योर करता है। एंड एक्ट एज द custodian of the constitution, protector and guardian of constitution value। जो भी हमारी constitution value है उसका guardian या फिर protector कह सकते हैं हम इसको, जुडिशरी को। system of check and balance क्या है, the legislature make law, legislature law बनाते हैं, executives को implement करते हैं। अब जुडिशरी ensure करता है both follow the constitution correctly। जो दोनों है, इन्होंने constitution को correctly follow किया है या नहीं, ये चेक करती है हमारी जुडिशरी। तीन चीज आई हैं बस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों का रोल आपको पता हो जाना चाहिए अब तक। दिस क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर सो दैट नो ऑर्गन बिकम टू पावरफुल। ये क्रिएट करती है एक बैलेंस पावर का, जिससे कोई अपनी पावर को बहुत ज्यादा उसका मिस यूज नहीं कर पाए या फिर उसको मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल वो नहीं बन पाए। एग्जाम्पल, इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ दैट व्हाइल रिलेटेड फंडामेंटल राइट, अगर पार्लियामेंट एक पास करती है लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी कैन स्ट्रिक्ट इट डाउन, डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको नहीं फॉलो किया जाएगा। तो इतना हक जुडिशरी को है, मतलब जुडिशरी को मेन हक है कि वो चेक करना, इन दोनों को, इनके दोनों के ऊपर जुडिशरी बैठी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट द स्टेट लेवल। अब पहले स्टेट लेवल पर देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे सेंट्रल लेवल पर कि इन दोनों का। अब स्टेट लेवल पर मैंने आपको गवर्नमेंट बताई थी और आपको बताई थी सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। तो पहले हम स्टेट लेवल पर देखते हैं, दोनों का ही काम, दोनों तरीके के काम होते हैं, लॉ बनाना और फॉलो करना। तो पहले स्टेट पर देख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जस्ट लाइक द यूनियन गवर्नमेंट हैज पार्लियामेंट। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में अभी हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट में एक पार्लियामेंट होती है, ऐसे ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हम पढ़ के आए हैं पूरा कि पार्लियामेंट में कौन कौन से होते हैं और एग्जीक्यूटिव में। तो अब हम स्टेट लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट में जैसे पार्लियामेंट होती है, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर। हर स्टेट की भी अपनी एक लेजिस्लेचर होती है। अब देखो पूरी इंडिया है, पूरी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। अब स्टेट लेवल अलग अलग स्टेट है, उस पर भी अलग अलग अपने छोटे छोटे
ऐसे ही लेजिस्लेटिव होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं उसको पढ़ते हैं। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग, है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेट असेंबली, मतलब विधानसभा। ठीक है, जैसे लोकसभा था, यहां पर है विधानसभा। अब द एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली मेक लॉ फॉर द स्टेट। अब वहां थे एमपी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन थे बच्चों, एमपीज थे। अब यहां पर कौन है, एमएलए। कौन है स्टेट में। अब आप पूरा देखिए, यहाँ पूरा ये इंडिया ऐसे करके थोड़ा, मतलब ये पूरा मैप है यहाँ पर ऐसे करके, और जो हमारे ये यूपी है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऐसे करके सारे स्टेट है, राजस्थान है, ये सारे स्टेट में अपनी 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 छोटे से ये पूरा पूरा ये गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है छोटे लेवल पर। तो यहाँ पर बड़े लेवल में कौन था, बड़े लेवल में थी हमारी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। यहाँ पर है हमारी विधानसभा। विधानसभा, राज्यसभा की जगह पर कौन है वो भी देख लेंगे। और वहां पर एमपी होते थे, यहाँ पर एमएलए। नाम थोड़े चेंजेस हो जाएंगे लेकिन काम वही वही सब करेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली मेक लॉ फॉर देयर स्टेट। अब यहाँ पर एमएलए बनाते हैं लॉ अपने स्टेट के लिए, जैसे वहां पर एमपीज काम कर रहे थे, जस्ट लाइक एमपी डू एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर एमपीज काम कर रहे थे और स्टेट लेवल पर हमारे एमएलए काम करेंगे। स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन एग्जीक्यूटिव। स्टेट के अपने ओन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। सेंट्रल में नेशनल लेवल पर कौन थे एग्जीक्यूटिव बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। ठीक है, यहाँ पर अपने एग्जीक्यूटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि यूनियन में होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, यहां पर होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, बस प्राइम मिनिस्टर के जगह चीफ मिनिस्टर है, एमपीस की जगह एमएलए है। ठीक है, यहां पर इतना सा चेंज है। और लोकसभा की जगह विधानसभा है। अब विधान, उसकी जगह क्या होगा, विधान परिषद होता है, लेकिन वो हर जगह नहीं होता, उसको भी पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देख लेते हैं। एक लिस्ट होती है बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर का भी डिवीजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक यूनियन लिस्ट होती है जिसमें यूनियन, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कॉमन है जिसमें दोनों मिलकर ले सकते हैं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ये स्पेसिफिक मैटर्स पे, जैसे एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉलिसीज हो गई, रिक्वायर कोलैबोरेशंस बिटवीन द यूनियन स्टेट, जहां पर दोनों के कोलैबोरेशन की, मिलके चलने की जरूरत है, वहां पर ये दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीजें लिखी होती हैं, है ना। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। डिवीजन, पावर की डिवीजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड सब्जेक्ट ऑफ legislature into three is list to avoid overlap and confusion। ओवरलैप और कंफ्यूजन को ना हो इसलिए ये 3 लिस्ट बनाई गई है। एक है यूनियन लिस्ट, नाम से ही समझ में आएगा, यूनियन मतलब जो हमारी नेशन के लिए है। सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, वो सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। जैसे डिफेंस हो गया, अब डिफेंस के बारे में तो पूरे नेशनल लेवल पर ही काम होगा ना। फॉरेन अफेयर हो गए या रेलवेज हो गए। स्टेट लिस्ट होती है एक, सब्जेक्ट ऑन विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही अपने रूल्स बना सकती है। जैसे पुलिस हो गई अपनी स्टेट की, जैसे यूपी पुलिस अलग होती है, एमपी पुलिस अलग होती है, तो ये स्टेट लेवल पर हो गया। पब्लिक हेल्थ के बारे में अपने स्टेट लेवल पर काम होगा, और एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है बच्चों, सब्जेक्ट ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, जिसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। बट इफ यूनियन लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट लॉ, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए यूनियन लॉ का स्टेट लॉ के साथ, यूनियन लॉ प्रिवेल्स, यूनियन लॉ प्रिवेल हो जाएगी। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट अप्लाइड अक्रॉस इंडिया। राइट टू एजुकेशन अप्लाई किया गया इंडिया में, इवन दो एजुकेशन इज कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि जो एजुकेशन लिस्ट, जो एजुकेशन थी वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, लेकिन यहां पर हमारा राइट टू एजुकेशन कहां अप्लाई हुआ, पूरे इंडिया में, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब हम देखते हैं आगे, पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब यहां पर पहले हमने डिफरेंस देखे थे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, अब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या डिफरेंस है, तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस से हम इसी लिस्ट से हम सीख जाएंगे, पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, इसमें आप ही बताते जाओगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। यूनियन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है बच्चों, प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज से हम इलेक्ट करते हैं,
ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है प्रेसिडेंट की जगह पर? गवर्नर होते हैं ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं हर स्टेट के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। टीम ऑफ ऑफिस, इसमें 5 ईयर का काम होता है, इसमें भी 5 ईयर्स के लिए काम होता है। एग्जीक्यूटिव हेड इसमें कौन होते हैं यूनियन में? बता दीजिए। एग्जीक्यूटिव हेड, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, बट द प्राइम मिनिस्टर द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट द सेंटर। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, साइन करने का हक प्रेसिडेंट को होता है, लेकिन मेन कौन काम कर रहे होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड हमारे गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गया, लेकिन जो मेन हमारे काम करते हैं चीफ मिनिस्टर करते हैं, जैसे यहां पर प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। तो थोड़ा नाम का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज है। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, सिलेक्शन कैसे होता है एग्जीक्यूटिव का? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, कोलिजन ऑफ इन लोकसभा। ठीक है, यहां पर मेजॉरिटी जिसकी होती है वो जीतता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, कोलिजन इन विधानसभा। या लोकसभा में कोलिजन होता है या विधानसभा में, लोकसभा की जगह विधानसभा हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? कौन सेलेक्ट करता है? सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे, तो यहां कौन करेंगे बच्चों? चीफ मिनिस्टर करेंगे। जहां वो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं उसकी जगह पर यहां चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यहां पर ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये विधानसभा के लिए। लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर क्या होता है? यह बाय कैमरल होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो होती है। बाय कैमरल बताया था मैंने, टू हाउसेस, इसमें लोकसभा और राज्यसभा। इसमें यूनिकैमरल भी होता है, विधानसभा भी काम करती है, लेकिन बायकैमरल भी हो सकता है। विधानसभा और विधान परिषद जहां जरूरत होती है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो जहां जरूरत होती है वहां विधान परिषद भी बनाया जाता है। जैसे यहाँ राज्यसभा होती है वहां विधान परिषद होता है। लोअर हाउस कौन सा होता है इसका? लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। यहाँ लोअर हाउस विधानसभा है, लेजिस्लेचर असेंबली बोला जाता है। अपर हाउस राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट। विधान परिषद है, लेजिस्लेचर काउंसिल इन सम स्टेट ओनली, कुछ ही स्टेट में है जहां पर इसकी नीड है। टीम ऑफ लोअर हाउस 5 इयर्स, यहां पर भी 5 इयर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, यहां पर स्पीकर है, यहां पर भी स्पीकर है लोअर हाउस में। लेजिस्लेटिव पावर मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इनमें लॉज बनाते हैं यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट कौन सी होती है बच्चों? जो मिक्स होती है दोनों की। मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट एंड कंकरेंट, ये स्टेट और कंकरेंट वाली बनाते हैं। फाइनेंशियल पावर, मनी बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, जो मनी बिल है वो ओरिजिनेट होता है लोकसभा में, मनी बिल यहां पर विधानसभा में होगा, ओनली इन द विधानसभा। आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके के हो सकते हैं बच्चों। एक तो यूनिकैमरल, मतलब यूनि से समझ में आ गया एक सदनीय, मतलब एक ही सदन होता है, जैसे विधानसभा, ओनली 1 हाउस। बाय कैमरल मैंने आपको पहले बताया था, मतलब 2 हाउस, द्विसदनीय, हिंदी में भी नाम लिख दिया। 2 हाउसेस होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं यूनिकैमरल, मतलब विधान सभा, और अगर बायकैमरल होगा तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। एट द सेंटर वी हैव 2 हाउस, सेंट्रल में हमें लोकसभा और राज्यसभा है, बट एट द स्टेट लेवल इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, स्टेट लेवल पर डिपेंड करता है। सम हैव 1, कुछ के पास एक ही है सिर्फ विधानसभा, और कुछ के पास 2 भी है, विधानसभा और विधान परिषद। नेम्स ऑफ द हाउस, लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा, लोअर हाउस होता है मेकिंग लॉ मेकिंग, ये क्या है? मेन लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद होता है, ये अपर हाउस होता है, ये रिव्यू और सजेस्ट करता है चेंजेस को। यहां तक हमारे इजीली समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा होगा। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टेट विद बायकैमरल लेजिस्लेचर, स्टेट जिनमें बायकैमरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीज स्टेट हैव 2 हाउस, इन स्टेट में 2 हाउसेज है। कौन कौन से स्टेट है वो? आंध्र प्रदेश, मतलब इन सब में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, इतने ही स्टेट में बायकैमरल है, बाकी में यूनिकैमरल है। ऑल अदर स्टेट हैव ओनली 1 हाउस, तो वो यूनिकैमरल सिस्टम से काम कर रहे हैं। चैलेंज ऑफ द
इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या चैलेंजेस हैं देख लेते हैं। रोल ऑफ लेजिस्लेचर, मेकिंग एंड पासिंग लॉ, इनका रोल क्या है, लॉज को बनाना, उसको पास करना, सुपरवाइज गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, अप्रूव द बजट एंड स्पेंडिंग, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड नेशनल स्टेट इश्यूज, नेशनल एंड स्टेट इशू। की चैलेंजेस क्या है इनके लिए बच्चों, एब्सेंटीज्म ऑफ मेंबर्स, मेनी एमएलए एमपीज रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग सेशन। जब सेशन होते हैं, जैसे स्कूल में आपकी क्लास में भी जब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, मैम अच्छा कुछ पढ़ाना चाहती हैं, चैप्टर स्टार्ट करना चाहती हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे एमएलए और एमपीज एब्सेंट रहते हैं। तो ये इनके लिए चैलेंजेस का काम है कि जब वो एमपीज होंगे ही नहीं तो अपनी बात कैसे रखेंगे। जैसे मैम के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो उनको समझाएं कैसे, उनके लिए दोबारा वो सेम चीज नहीं दोबारा पढ़ा सकती, तो वहां चैलेंज आता है। सेम ऐसे ही यहाँ आता है नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। कुछ लोगों का नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, जैसे क्लास में भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं, मानते नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का लैक, और डिसरप्शंस ऑफ अफेक्ट वर्क, ये काम को इफेक्ट करता है। जब डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो काम को इफेक्ट करता है। जैसे अगर बच्चे ज्यादा शोर मचाएंगे तो मैम कितना भी पढ़ाएंगे समझ में नहीं आता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके भी। पुअर क्वालिटी डिबेट्स, बहुत ही गंदी क्वालिटी के डिबेट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट इशू आर ऑफन नॉट डिस्कस्ड सीरियसली, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता और बेकार की बातें होना, ये भी की चैलेंज है। डिसरप्शन ऑफ क्वेश्चन आवर्स, क्वेश्चन आवर्स जब होता है, जब क्वेश्चन करते हैं कि जो मनी दी वो कहाँ स्पेंड हुई, कैसे और क्यों, टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी गेट वेस्ट ड्यू टू प्रोटेक्ट एंड नॉइज, शोर शराबे की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आवर का टाइम ज्यादातर डिसिप्लिन मेंटेन करने में ही निकल जाता है। सेम जैसे आपकी क्लास में मैम आधा टाइम तो आपकी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन ही करती रहती है, शोर मत करो, और फिर बहुत कम टाइम बचता है पढ़ाने के लिए। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। पार्लियामेंट सेशन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट मीट्स 3 times इन अ ईयर, 3 बार मिलती है पार्लियामेंट, 3 times इन अ ईयर। बजट सेशन होता है फरवरी और मई में, फरवरी टू मई। मॉनसून सेशन होता है बच्चों जुलाई सितंबर। विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। यूजुअली सिट फॉर 6 hours, एक दिन में 6 hours के लिए बैठती है, बट कैन एक्सटेंड फॉर स्पेशल डिस्कशन और अर्जेंट वर्क। कभी भी जब स्पेशल डिस्कशन हो या अर्जेंट वर्क हो तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, 6 hours से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। स्टेट असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉलो अ सिमिलर पैटर्न फॉर सेशन एंड सिटिंग एज पार्लियामेंट। स्टेट में भी सिमिलर पैटर्न ही यूज होता है। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर वर्क डिपेंड्स ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डिसिप्लिन कंडक्ट ऑफ मेंबर्स। जब प्रॉपर डिसिप्लिन होता है या एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सारे जो मेंबर्स हैं अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तब उस चीज का इफेक्ट पता चलता है, मतलब उसकी जो काम है वो अच्छे से होता है। कभी होगा जब डिसिप्लिन होगा या अच्छे से पार्टिसिपेशन होगा। जैसे मैम अगर पढ़ा रही हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बाहर देख रहे हैं या फिर अपनी बातें कर रहे हैं, तो उसका कब अच्छा वर्क होगा, जब पूरे बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। पार्लियामेंट ओवर टाइम, ये देख लेते हैं। पीरियड ऑफ लोकसभा, नंबर ऑफ सेशन, नंबर ऑफ सिटिंग। यहाँ पर ये मिक्स हो गया बच्चों। फर्स्ट है 1952 से 1957 में। नंबर ऑफ सेशन कितने थे बच्चों, 14 थे, और नंबर ऑफ सिटिंग कितनी थी, 677। पीरियड ऑफ लोकसभा सेकंड था 1957 से 1962 में। नंबर ऑफ सेशन थे बच्चों 16 और नंबर ऑफ सिटिंग 567। 10th 1991 से 1996 16 नंबर ऑफ सेशन थे, 423 नंबर ऑफ सिटिंग्स थी। 13 1999 से 2004 40 नंबर ऑफ सेशन और 356 नंबर ऑफ सिटिंग। कंक्लूजन क्या था, द नंबर ऑफ सिटिंग हैज रिड्यूस ओवर टाइम। नंबर ऑफ सिटिंग देखो ओवर टाइम के साथ रिड्यूस हो रही हैं, शोइंग अ डिक्लाइन इन एक्टिव पार्लियामेंट्री वर्क। इससे शो हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है कि काम में कमी हो रही है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिबेट, लॉ मेकिंग स्पीड एंड अकाउंटेबिलिटी। ये इफेक्ट कर रही है क्वालिटी, डिबेट्स की क्वालिटी को, जो लॉ मेकिंग स्पीड है उसको, और अकाउंटेबिलिटी को। स्टेटमेंट बाय फॉर्मर राज्यसभा चेयरमैन एम
वेंकटेश नायडू 2021 इन्होंने बोला था द प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा हैज डिक्लाइंड फ्रॉम अबाउट 78% 2004 टू 14 टू 65% आफ्टर दैट। मतलब 2004 से 2014 में ये 78% थी, फिर डिक्लाइन होके कितनी हो गई 65% हो गई, विद सम सेशन एज लो एज 6.8 टू 29.5%। अब इसका कंक्लूजन क्या था? फ्रीक्वेंट डिसरप्शन, लोअर प्रोडक्टिविटी रही, ठीक है। राज्यसभा डेलिब्रेटिव रोल इन रिव्यूइंग एंड इंप्रूविंग लॉ इज बी वीकेंड। मतलब जो हमारा जो राज्यसभा का जो काम था वो धीरे धीरे उसमें कमी आ गई। कंसर्न और चैलेंजेस क्या है? कम सिटिंग होने लगी और शॉर्टर सेशन होने लगे, फ्रीक्वेंट डिसरप्शन होने लगे, नॉन सीरियस डिबेट, मतलब सीरियसनेस नहीं थी, डिबेट्स नहीं होती है डिबेट्स में। बिल डिले होने लगे, पास्ड विदाउट फुल डिस्कशन, पास कर दिए गए बिना पूरे डिस्कशन के। क्रिमिनल केस अगेंस्ट सम रिप्रेजेंटेटिव्स रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट, क्रिमिनल केसेस निकले उनके अगेंस्ट, जो मतलब पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ा गया, जो रिप्रेजेंटेटिव थे। मीडिया हाईलाइटिंग पब्लिक कंसर्न एंड एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, मीडिया हाईलाइट करने लगी जो पब्लिक के कंसर्न है और एंश्योर करने लगी अकाउंटेबिलिटी को। मीडिया का काम भी हम देखेंगे अभी फोटोज और वीडियोज में। स्ट्रेटनिंग डेमोक्रेसी एंड द रोल ऑफ सिटीजन, चैलेंजिंग इन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर मेंट फॉर डिबेट एंड लॉ मेकिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या करती है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज? ये किस लिए? इनके डिबेट्स के लिए और लॉ मेकिंग के लिए बनी है। कंसर्न क्या है? डिसरप्शन और शॉर्ट सेशन, जो भी बताया। डिलेड, बिल डिले करने लगे बिल में, बाइस्ड डिबेट्स, सम रिप्रेजेंटेटिव फेसिंग क्रिमिनल केस, कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल केस में भी फंसाए जाने लगे। रोल क्या इसमें? मीडिया का क्या रोल है? मीडिया हाईलाइट सिटीजंस कंसर्न एंड यूज ह्यूमर एंड कार्टून टू रिफ्लेक्ट इशू, मीडिया हाईलाइट करने लगी सिटीजन्स के कंसर्न को, ह्यूमर्स को यूज करने लगी, और कार्टून्स के जो इफेक्ट आपने देखे होंगे, बहुत सारी पिक्चर्स मीडिया में निकलती है कार्टूनिश इफेक्ट में। अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। पावर ऑफ सिटीजन क्या है? डेमोक्रेसी स्टेटेंड व्हेन सिटीजन स्टे इन्फॉर्म्ड, क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिस्कशन। डेमोक्रेसी कब स्टेटेंड होगी? जब जो सिटीजन्स है वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे हर चीज से, क्वेश्चन करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म नाउ अलाउ पीपल टू शेयर व्यू ड्यूरिंग पब्लिक मेकिंग। अब इंटरनेट इतनी बढ़िया चीज है कि लोग अपनी सिंपल सी बात को, मतलब जो अच्छी बात है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं अपनी चीजों से, इंटरनेट से पोस्ट करते हैं, वायरल हो जाती हैं। यूथ एंड डाइवर्स वॉइस एंड आर एंटरिंग पब्लिक लाइफ। अब यूथ की जो वॉइस है, डाइवर्स वॉइस है, वो एंटरिंग कर रही है पब्लिक लाइफ में। सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी आई है तो अवेयरनेस ज्यादा फैलने लगी है। की मैसेज क्या है? एक्टिव इन्फॉर्म्ड participation by citizen and responsible voting are essential to ensure that the parliament and state assemblies serve everyone efficiently. Effective informed participation, citizen हम मतलब जो लोग हैं वो अच्छे से वोट करें। बहुत सारे लोग वोट भी नहीं करते हैं, जिससे कि जो अच्छे लोग हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इंश्योर कर, इससे क्या होगा? इंश्योर होगा कि पार्लियामेंट अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे से काम करेंगे। सिटीजन का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? स्टे इन्फॉर्म एंड इंगेज, इन्फॉर्म्ड रहे और इंगेज रहे, गवर्नमेंट के कामों में इंगेज रहे, मतलब इन्फॉर्म्ड रहे, उनको पता होनी चाहिए सारी चीजें, क्या लॉ है, क्या नई चीज इंप्लीमेंट हुई है। क्वेश्चन एंड कम्युनिकेट विद लीडर कंस्ट्रक्टिविटी, पार्टिसिपेट इन डिजिटल पॉलिसी डिस्कशन एंड पब्लिक डिबेट्स। पब्लिक डिबेट्स होते हैं जो पीपल नॉर्मल लोगों के डिस्कशंस होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना। एनकरेजिंग यूथ एंड डाइवर्स लीडर टू ज्वाइन पॉलिसीज। इंस्पायरिंग वर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या वर्ड बोले थे? गवर्नमेंट विल कम एंड गो, गवर्नमेंट आएगी और जाएगी, गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि एक पर्सन की ही बनी रहेगी। पार्टीज विल राइज एंड फॉल, पार्टीज उठेंगी और गिरेंगी, बट द नेशन एंड इट्स डेमोक्रेसी मस्ट लिव ऑन। मतलब जो हमारा नेशन है और जो उसकी डेमोक्रेसी है वो बनी रहनी चाहिए हमेशा। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? डेमोक्रेसी इज बिगर देन एनी गवर्नमेंट और पार्टी। डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है किसी भी गवर्नमेंट से और किसी भी पार्टी से। प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशन इन एवरी सिटीजन्स ड्यूटी, प्रोटेक्ट करना
जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो हर सिटीजन को उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसकी ड्यूटी बनती है ये। तो ये एक इमेज है जो मैं आपको मीडिया की बात की थी। ये एक मानसून सेशन है, एक्सपेक्टिंग थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म ब्रांचेस एटीसी इट्स मानसून सेशन। यहाँ पर एक मानसून सेशन है, यहाँ पर ये मतलब ये सारी थोड़ी क्या करते हैं फनी और कार्टूनिश, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ही ये बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है कैंडिडेट का, है ना, एंड फाइनली एंड कनेक्टेड विद क्रिकेट स्टार्स। ठीक है, ये कनेक्टेड है क्रिकेट स्टार से, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फिर भी उसको लिया जा रहा है। यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ये जो वन शॉट वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मिस्टी क्लासरूम को, ताकि आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। इसके रिटन नोट्स आपको अगर चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। बाय बाय स्टूडेंट्स।